एंड ऑफ जो होगा लेक्चर का, उस टाइम हम आप डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस। और आपका इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों का क्विज भी होगा, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए भी आप लोग, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा उस क्विज से, ठीक है। और यह है कि यहाँ पे जो आप लेक्चर नोट कर रहे हैं, तो उसमें आप मेन पॉइंट्स जिसको मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो लाजमी नोट कर लिया करें, क्योंकि वो बेसिकली जो है वो प्रीवियस पेपर्स में एक्सपेक्टेड है कि वो आपके पेपर्स में आ सकते हैं, तो वो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हुए होते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग योर लेक्चर, बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जिस तरह को आपको पता है कि जिसका हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स सेवरल कंपाउंड्स टू कंटिन्यू टू लिव। हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली वी कॉल दिस कंपाउंड्स एज बायोमोलिक्यूल्स। वो जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होते हैं, वो जो कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो उन मॉलिक्यूल्स को, उनको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, व्हिच मींस दैट दे कंटेन कार्बन। दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हम इस वजह से इसको कहते हैं कि बेसिकली इनके अंदर जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस दिस एलिमेंट फॉर्म स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद मेनी अदर एलिमेंट्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन की स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की कि कार्बन क्या है, कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इजीली कोवैलेंट स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है मैनी अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। So biomolecules, there are basically 4 groups of biomolecules, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, फिर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ईच ऑफ दिस क्लास हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं इनका, आपको इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एक दूसरे से। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, आपको नजर आ रहा है इसका स्ट्रक्चर इस फिगर में। और इनके जो फंक्शंस है वो भी डिफरेंट है। बायोमोलिक्यूल्स 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, जिनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट है और जिनका फंक्शन भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। हम आगे पढ़ेंगे कि इन बायोमोलिक्यूल्स के क्या रोल है, क्या फंक्शन है, और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के हवाले से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो जस्ट एन ओवरव्यू आपको इस फिगर में दिया गया है कि बेसिकली अगर आप देखें, हमने डिस्कस किया बायोमोलिक्यूल्स को, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली यहाँ शो किए गए हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और शुगर्स हैं। तो बेसिकली प्रीवियस स्लाइड को अगर हम प्रीवियस लेक्चर को अगर हम इस स्लाइड के साथ कनेक्ट करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है, ये सेल बेसिकली हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस किस चीज़ का बना होता है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं, डीएनए किस चीज़ से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। तो ये बेसिकली एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट है, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, फिर सुप्रा मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये फिर सेल लेवल पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको कहने का, आपको बताने का ये सब कुछ मतलब यह है कि बेसिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि सेल भी किसी चीज़ से बना हुआ है, और वो सेल के कंपोनेंट्स है वो क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, और ये इनके स्ट्रक्चर्स भी आप वो बताए जा रहे हैं कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स की हमने बात की, तो प्रोटीन्स की हमने बात की कि ये प्रेजेंट होता है 60-80% किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके अलावा हमने बात की सिलुलोज की। सिलुलोज बेसिकली सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन से क्या रोल है।
तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मेनी स्मॉल यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं उनके सब यूनिट्स होते हैं, उनके बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं, और वो यूनिट्स कंबाइन होते हैं और वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ये जो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके आपस में बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट कर ले कि ऑफन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये रिमूव होता जाता है। अब ये कैसे रिमूव होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करें कि जब स्मॉल सब यूनिट जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने बात की प्रोटीन्स की, हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, हमने बात की न्यूक्लिक एसिड्स की, हमने बात की लिपिड्स की, तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स भी किसी चीज से बने हैं। अब वो जो उसके जो उसके जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, इसके जो सिंपल जो उसके जो मोनोमर्स हैं, वो कंबाइन होते हैं और वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि मोनोमर्स यूनिट्स कंबाइन होते हैं और चेन बनाते हैं, इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में एक इवेंट ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। किस तरह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हमने पढ़ा। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में हमने पढ़ा कि जब ये दो मोनोमर्स, दो यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्ड के बनने की वजह से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और यहाँ पे आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि बेसिकली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का पर्पस क्या होता है कि इट बेसिकली क्रिएट्स अ पॉलीमर फ्रॉम अ बायोमोलिक्यूल मोनोमर्स। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि इसकी वजह से पॉलीमर्स बनते हैं, इसकी वजह से लॉन्ग चेन्स बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा इन दिस प्रोसेस एन OH एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। और जिस तरह की आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, तो ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और इस फिगर में आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के प्रोसेस में ये दो सब यूनिट है। ये एक एक ये मोनोमर है, दूसरा ये मोनोमर है। ठीक है, तो ये दो मोनोमर जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करें कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में आपके पास मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, लॉन्ग चेन बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, रिमूव होता है, इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। हमारे पास ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये लॉन्ग चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल मोनोमर्स के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, ये नेचर में लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और वो जब लॉन्ग चेन्स बनते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स होती हैं। उस बॉन्ड्स के बनने की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और इस प्रोसेस को इस वजह से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। डिहाइड्रेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो रहा है जिसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज एक शुगर है, डायसैकेराइड है। ठीक है, इसकी जो सिंथेसिस हो रही है तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यह है, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल यह है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे माल्टोज बन रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान जो लिंकेज होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है और माल्टोज बन रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O रिलीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि डिहाइड्रेशन ऑफ सक्रोज, सक्रोज बन रहा है यहाँ पे। तो सक्रोज कैसे बनता है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो सेम वही प्रोसेस है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, जिसको क्या कहते हैं, सक्रोज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। ये प्रोसेस क्या है, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और साथ में लॉन्ग चेन्स बन रहे हैं।
इसका अपोजिट जो प्रोसेस है वो है ब्रेकिंग डाउन दी पॉलीमर्स। आपके पास लॉन्ग चेन्स हैं, लॉन्ग पॉलीमर्स हैं, उनकी जो ब्रेकिंग डाउन होती है उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ब्रेक्स अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय एडिंग OH एंड H फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल। ये उसका रिवर्स है, उस प्रोसेस का रिवर्स जो है उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रही है। जब बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो वहां पे वो जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था, वो वाटर मॉलिक्यूल जो वहां से रिमूव हो गया था, वो दोबारा इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। दोबारा इनकॉर्पोरेट किस फॉर्म में हो रहे हैं? H और OH के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसकी ब्रेकेज होगी, फिर उसके बाद ये H और OH बनेगा और वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग हो रही है, इस वजह से इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है बेसिकली, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि लॉन्ग चेन्स जो होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने ज़हन में रखी है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है और हाइड्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बेसिकली क्या है कि हमारे पास मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वाटर रिलीज होता है, वाटर रिमूव होता है। और हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है कि पॉलीमर्स जो है वो क्या होते हैं, उसकी ब्रेकिंग होती है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल दोबारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसको हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस देख सकते हैं। सक्रोज हमने पढ़ा, सक्रोज बना फ्रक्टोज से और ग्लूकोज से, तो वो सक्रोज अब दोबारा जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से इनके अंदर क्या हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। एक के साथ OH ग्रुप लग गया, दूसरे के साथ H ग्रुप लग गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, अब फ्रक्टोज अलग हो गया, ग्लूकोज अलग हो गया, सक्रोज तब पहले, अब वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन वर्सेस हाइड्रोलिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन साइंथिसिस के दौरान क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, और हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और मैंने आपको बताया, मैंने आपको पॉइंट भी बताया कि वो हाइड्रोलिसिस इसको क्यों कहते हैं, कि क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकेज हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं H और OH में। क्योंकि यहाँ पे जो मोनोमर्स है, एक को H रिक्वायर्ड है, दूसरे को OH रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, इस वजह से ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इन सिंपल वर्ड्स, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है कि जो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और हाइड्रोलिसिस क्या है कि लॉन्ग चेन्स हैं, पॉलीमर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है, उनके वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इन केस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आपके पास मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज आप लोग सुनते हैं, लाइक आप सुनते हैं कि मोनोमर्स हैं, डायमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है बेसिकली, वो हम यहाँ पे देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। तो मोनो, जिस तरह का आपको पता है, मोनो मीन सिंगल या वन। ठीक है, और मोनोमर्स जो है बेसिकली क्या कहते हैं, एक सिंगल यूनिट को, एक सिंगल मॉलिक्यूल को मोनोमर कहा जाता है। फिर उसके बाद डायमर हम कहते हैं, तो डायमर इज बेसिकली डाय मीन टू, सो पुट टू मोनोमर्स टुगेदर एंड यू गेट अ डायमर। यहाँ पे अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि हमने ग्लूकोज, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, एक सिंगल यूनिट है। और ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास माल्टोज बन गया, जो कि बेसिकली क्या है, बेसिकली वो डायसेकेराइड है, डायमर है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से अगर हमारे पास जो मोनोमर्स हैं वो दो से ज्यादा होंगे, सेवरल मोनोमर्स होंगे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम पॉली कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी। सो मोनोमर्स बेसिकली क्या है, सिंगल, जो एक यूनिट होता है, मॉलिक्यूल होता है। दो होंगे तो उसको डायमर कहेंगे, दो से ज्यादा होंगे तो उसको पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स वन, डाय मीन टू। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो आपको पता होना चाहिए ये टर्मिनोलॉजीज। अगर आपसे भी पूछे कि मोनोमर्स क्या है, डायमर्स क्या है और पॉलीमर्स क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मुख्तलिफ जो है फ्रूट्स और सब्जियां नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो बेसिकली ये जितने भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इट ऑल कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो आप लोग डेली बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर बायोमोलिक्यूल्स यूज्ड फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होते हैं? एनर्जी के लिए और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। अब जब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेक डाउन है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि वो डायसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, तो वो पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट होगा डाइसेक्राइड में या कन्वर्ट होगा मोनोसेक्राइड में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? एनर्जी सोर्स है, और ये बेसिकली आपके बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज से बने होते हैं, तो वही केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ अगर आपको याद हो, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बना होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। और इनका जो रेशो है, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका जो रेशो है वो आपने देखा होगा कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। C6H12O6, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। ये इसकी रेशो है। फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है कि इसका जनरलाइज फार्मूला है CH2O। CH2O का मतलब यह है कि C अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। अगर C जो है वो 6 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? 12 होंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगा? वो भी 6 होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जनरलाइज फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें कि ये जो CH2O है, तो ये बेसिकली इट इज अ जनरलाइज फार्मूला फॉर द ग्लूकोज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, ठीक है। मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो होते हैं उसको मोनोसेक्राइड कहा जाता है। जो डायमर्स होते हैं उनको डायसेक्राइड्स कहा जाता है, और जो पॉलीमर्स होते हैं उनको पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। ये चीजें हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस की है, मोनोमर्स, डायमर्स और पॉलीमर्स। सो इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोमर्स को क्या कहा जाता है? उनको मोनोसेक्राइड कहा जाता है, और डायमर्स को डायसेक्राइड कहा जाता है, और पॉलीमर्स को पॉलीसेक्राइड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मोनोमर्स जो है, मोनोसेक्राइड्स जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, डायसेक्राइड्स जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और पॉलीमर जो है वो मल्टीपल होंगे, एनी, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के कंपोजिशन के हवाले से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली यूज टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी। जिस तरह मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? कि जो डायसेक्राइड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मोनोसेक्राइड में, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा अगर पॉलीसेक्राइड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं डायमर्स में या मोनोमर्स में, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। सो ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डायसेक्राइड्स एंड इन ओज। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं या डायसेक्राइड्स हैं, तो उनके नाम के एंड पे OSE आएगा, ठीक है। लाइक हमने पिछले डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में या हाइड्रोलिसिस के केस में हमने डिस्कस किया कि मोनोसेक्राइड्स हमारे पास हैं ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज हैं, और ये हमारे पास क्या है? मोनोसेक्राइड्स हैं, और मल्टोज हैं, और ये बेसिकली क्या है? डायसेक्राइड हैं। तो इसका अगर आप नेम देखें, ग्लूकोज एंड पे OSE आता है, ठीक है, फ्रक्टोज उसके एंड पे भी OSE आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? मोनोसेक्राइड्स हैं या डायसेक्राइड्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ कॉमन एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज बेसिकली क्या है? ये मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम देखें तो देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ नेचर। कार्बोहाइड्रेट नेचुरली जो है, जिस तरह हमने आपको बताया कि ग्रेन्स हैं, पोटैटोस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीजों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स इन आइटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। समटाइम ये मोनोसेक्राइड होता है, समटाइम ये डायसेक्राइड होता है, समटाइम ये पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। तो
फ्रक्टोज हमारे पास जो है एक शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फ्रूट शुगर है, ठीक है, इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है फ्रक्टोज, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्कस किया पिछले स्लाइड्स में भी। लेक्टोज जो है बेसिकली, तो लेक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क के अंदर पाया जाता है। लेक्टोज शुगर आप लोगों ने सुना होगा, लेक्टोज लेक्टोज इंटॉलरेंस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सुक्रोज है, टेबल शुगर जो आप लोग घर में यूज करते हैं, टेबल शुगर वो क्या है, सुक्रोज है। इसके अलावा राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज भी शुगर्स हैं, लेकिन ये जो राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज हैं ये डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेचर में आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली शुगर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि नेचुरली डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। लाइक हमारे पास लैक्टोज है, लेक्टोज है, सक्रोज है, राइबोज है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये इन कंपोनेंट्स के अंदर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स की जो बॉन्डिंग होगी, मोनोसेकेराइड्स की जो बॉन्डिंग होगी और वो डाइसेकेराइड बनेगा, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो होगा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। So remember that when water is lost, is two smaller molecules bound to form a larger molecule. वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि जब दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड और ये कंबाइन हो रहे हैं, डाइसेक्राइड बन रहे हैं, सक्रोज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस है। तो यहाँ पे वो चीजें इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे वहां पे जो डिस्कस किया है कि जो कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं, यूनिट्स सबयूनिट्स कंबाइन होते हैं, मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। और ये बायोमोलिक्यूल्स के केस में, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं सब के केस में उनको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। और वो हमने यहाँ पे देखा कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन हो रहे हैं, सक्रोज बना रहे हैं, ठीक है। Carbohydrates, when we have excess carb, we store them as starches, which are polysaccharides. हमारे पास अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और स्टार्च जो है बेसिकली ये लॉन्ग चेन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। और ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। और ये बेसिकली सेल्यूलोज है, ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो एनर्जी सोर्स है, दूसरे नंबर पे वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पे वो बात आपके सामने आ गई है कि बेसिकली हम तो जब स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे अपने डाइट में, ग्रेन्स हैं, राइस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितने भी ये चीजें हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो हम डेली बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं। जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अलावा हमने बात की कि प्लांट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन यहाँ पे सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो स्टार्च है या सेल्यूलोज है, तो ये बेसिकली क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, लॉन्ग पॉलीमर्स हैं, चेन्स है लॉन्ग, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड्स। तो बेसिकली लिपिड्स आर यूज्ड फॉर 4 क्रूशियल पर्पसेस। हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं हमारे बॉडी में, किस पर्पस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक तो एनर्जी सोर्स है, दूसरे नंबर पे वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी। लिपिड्स क्या काम करते हैं कि लिपिड्स बेसिकली एनर्जी स्टोर करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा लिपिड जो है दे आर बेसिकली वाटरप्रूफ बैरियर्स। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर्स हैं लिपिड्स, लाइक हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और वो भी लिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। वो भी लिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स को डिटेल में, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स जो है, जो हार्मोन्स है बेसिकली वो लिपिड्स होते हैं समटाइम, और समटाइम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल मैसेंजर की तरह पे भी एक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वहाँ पे ये एज ए केमिकल मैसेंजर एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स
प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हीट ट्रांसफर ना हो एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने जो है बड़े सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, बटर और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम लिपिड्स की कंपोजिशन की बात करें, लिपिड्स किस चीज से बने हैं, तो बेसिकली लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो बेसिकली क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So the ratio of these elements is roughly 1 carbon to hydrogen, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो पाए जाते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट बट ओनली इन ट्रेस अमाउंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इसकी जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। मेन जो इसकी कंपोजिशन है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिपिड्स बारे में हमने पढ़ा कि लिपिड्स की कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, मोस्ट लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। एन अल्कोहल विद द ऑक्सीजन ग्रुप्स। ग्लिसरॉल क्या है, एक अल्कोहल है जिसके साथ 3 ऑक्सीजन ग्रुप्स अटैच, ठीक है। और फैटी एसिड्स क्या हैं, विच आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो ये बेसिकली कॉमन लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और दो फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड्स, ठीक है। ऑल लिपिड्स रिपेल वाटर ड्यू टू हाउ हाइड्रोफोबिक दे आर। जितने भी लिपिड्स हैं तो वो वाटर को रिपेल करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो वो इस वजह से नहीं होते क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, तो उस वजह से वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, लिपिड्स। लिपिड्स को ग्रुप किया जाता है। लिपिड्स की वेरिएशन है, लिपिड आर ग्रुप बाय द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स फाउंड इन द हाइड्रोकार्बन चेन। लिपिड्स जो है उसके जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जो चेन्स हैं, उसमें पर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसके बेस पे, या अगर डबल बॉन्ड वहां पे एब्सेंट है उसके बेस पे लिपिड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो इस बेस पे हमारे पास दो तरह के लिपिड्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स जो है they have the maximum number of hydrogen atom possible and as such they do not have double bonds। डबल बॉन्ड यहाँ पे आप इसको इस फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रही है सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है दिस इज डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट नहीं होगा और मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। वो है सैचुरेटेड फैट्स। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे हो रही है लिपिड्स की कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड फैट्स हम पढ़ रहे हैं, और सैचुरेटेड फैट्स जो है बेसिकली इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दे टेंड्स टू बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो लिपिड्स हैं, ये जो फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। लाइक इसका एग्जांपल क्या है, बटर है, मीट फैट्स हैं। तो अगर आप बटर देखें या मीट फैट्स देखें तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। दे आर सैचुरेटेड फैट्स। ये क्या है, सैचुरेटेड फैट्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स हैव डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। So they do not have the maximum possible number of hydrogen atoms। ये वो फैट्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन उनके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो यहाँ पे नहीं है। दो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में। एक तो यह है कि सैचुरेटेड फैट्स में वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड वहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है लेकिन मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दैट टेंड्स टू बी लिक्विड एट टेम्परेचर।
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा कहते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लाइक जो आप कुकिंग ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं घरों में, तो बेसिकली क्या होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। लेकिन अब अनसैचुरेटेड फैट्स जो है उनको भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, दूसरे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि उनके अंदर ओनली वन डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और ओलिव ऑयल जो है बेसिकली ये एग्जांपल है। इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो फैट्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली सनफ्लावर ऑयल जो है बेसिकली वो क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है। लिपिड्स क्या है बेसिकली, तो लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि लिपिड्स बेसिकली हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है 1:2 के साथ प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन समटाइम प्रेजेंट होता है ट्रेस अमाउंट्स में, ठीक है। इसके बाद हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा कि लिपिड्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लिपिड्स को हम क्लासीफाई करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर। सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उनके चेन्स में, उनके हाइड्रोकार्बन चेन्स में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। यह है सैचुरेटेड फैट्स। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया अनसैचुरेटेड फैट्स को। अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर्स नहीं होते, हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते। और इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट्स में हमने डिस्कस किया कि फिर यहाँ पे भी दो कैटेगरीज, वो एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स वो है जहाँ पे एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वो है जहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका हमने डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किए, ठीक है। और लिपिड्स में इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फैट्स आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स। फैट्स क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप फैट्स आप लोग पढ़ते हैं। फैट्स बेसिकली क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड एक ब्रॉड कैटेगरी है, फिर फैट्स उसके अंदर एक बेसिकली ऑल फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। जितने भी हमारे पास फैट्स हैं तो ये क्या होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। दे हैव 3 फैटी एसिड बॉन्डेड टू 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी पढ़ा कि जितने भी लिपिड्स हैं वहाँ पे दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स वो कौन से होते हैं, ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि जो फैट्स हैं तो इनको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, केमिकली कंपोजिशन है किस चीज की, फैट्स। और फैट्स क्या है, फैट्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा लिपिड के हवाले से। और लिपिड की यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने बात की स्टेरॉइड्स की। तो स्टेरॉइड्स आर लिपिड विद 4 रिंग बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स आर वाइटल एज हार्मोन्स व्हिच आर केमिकल सिग्नल्स यूज्ड इन द बॉडी। आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो हार्मोन्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, समटाइम वो स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हार्मोन्स ऑल द टाइम स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। सम हार्मोन्स ऐसे हैं कि वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के बने होते हैं, लेकिन सम टाइम ये क्या होते हैं, सम टाइम ये स्टेरॉइड्स होते हैं। लाइक आपके पास जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं कि वो बेसिकली आपके फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में, आपके जो आप कभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बेसिकली स्टेरॉइड्स इन नेचर होते हैं, ठीक है। जो कि आपके बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उस कंडीशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए या जो भी कंडीशन है, ठीक है। इसका जो बायोमॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली दे सर्व मेनी वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी। उसमें यह है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, एंजाइम्स हैं, इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, फाइटिंग इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के हमारे बॉडी में। एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट की हमने बात की, दूसरे नंबर पे एंजाइम्स जो है वो कि बेसिकली एंजाइम्स जो है वो बेसिकली बायो कैटलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी हैं। हमने पढ़ा मेम्ब्रेन्स के केस में कि मेम्ब्रेन्स के केस में जो प्रोटीन्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं।
चीज़ें जो है वो मालिक्यूल जो है वो सेल से इनसाइड, सेल के इनसाइड, सेल के आउटसाइड मूव करते हैं थ्रू दी प्रोटीन चैनल्स। इसके अलावा पार्टिंग इन्फेक्शन की बात अगर हम करें तो बेसिकली प्रोटीन्स आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंजाई आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन काज करता है, तो उसके अगेंस्ट भी ये फाइट करते हैं प्रोटीन। इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के हमारे बॉडी में, ठीक है। तो प्रोटीन्स हैं बेसिकली, अब प्रोटीन्स की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं, तो बेसिकली प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, जो कि हम 2 बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट होता है समटाइम, ठीक है। ये बेसिकली इसकी केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं उनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है, और पॉलीमर्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है प्रोटीन्स के, ठीक है। जो पॉलीमर्स होते हैं, so a peptide is a chain of amino acids, so a polypeptide is several chains put together। पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड एक टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोग उसको नोट कर ले कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या है। तो पेप्टाइड बेसिकली एक चेन होता है अमीनो एसिड्स का, और जब मल्टीपल पेप्टाइड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आप लोग नोट कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन्स किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है, और पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं, और पेप्टाइड्स क्या हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स की हमने बात की कि इसका बेसिक यूनिट जो है, बिल्डिंग यूनिट जो है वो अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ऑल अमीनो एसिड कंटेन्स, अमीनो एसिड को अगर हम देखें, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, तो ऑल अमीनो एसिड्स कंटेन एन अमीनो एसिड और एन ग्रुप या एन टर्मिनल उसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एन टर्मिनल या अमीनो टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एन ग्रुप या एन टर्मिनल या अमीनो ग्रुप इसको कहा जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, इस वजह से इसको, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको अमीनो टर्मिनल कहा जाता है, जिसकी वजह से इसको एन टर्मिनल कहा जाता है। इसके अलावा एक अमीनो एसिड्स के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो जाता है, कार्बोक्सिल प्रेजेंट होता है, सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ठीक है। और एक होता है आर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये अमीनो एसिड का आर ग्रुप है, ये वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। दिस डिफर्स फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द नेक्स्ट। ये जो वेरिएबल ग्रुप है ये क्या होता है, ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, लाइक हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो उनके अंदर ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ये वेरिएबल ग्रुप्स। इस वजह से वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। There are 20 standard amino acids and thus 20 possible R groups। 20 पॉसिबल अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि 20 पॉसिबल आर ग्रुप्स भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सबका आर ग्रुप क्या होता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है। अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। हमने वहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी, यहाँ प्रोटीन्स के केस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं जब वो आपस में बांड बनाते हैं उसको पेप्टाइड बांड कहते हैं। तो वो जो पेप्टाइड बांड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से इसको, इस प्रोसेस को भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। लाइक द सी ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड बांड्स टू द एन ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ एन ग्रुप है, एक तरफ सी ग्रुप है, तो डेफिनेटली एन ग्रुप जो है वो सी ग्रुप के साथ क्या करेगा, बांड बनाएगा, और वो बांड कौन सा होगा, पेप्टाइड बांड होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट, जो हमने डिस्कस किए कि देयर आर बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो अमीनो एसिड्स में हमारे पास फिर कैटेगरीज हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कुछ कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, ठीक है। या आपको बताया जा सकता है कि ये अमीनो एसिड हैं, इनमें से आप बताएं कि एसेंशियल कौन सा है और नॉन एसेंशियल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल है। और एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती और वो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि सम टाइम हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है, या कोई डिजीज होती है, या कोई इस तरह की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर हमारे बॉडी वो अमीनो एसिड्स नहीं बनाती, तो वो भी हमें फिर
बाहर से लेना पड़ता है, डाइट में लेना पड़ता है। और कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, लाइक एलिनिन है, एस्पार्टेट है, सिस्टीन है, ग्लूटामेट है, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी बनाती है खुद, उसकी हमें डाइट में ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं अमीनो एसिड्स की, और ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स हैं लाइक हिस्टडीन है, एसोलिसिन है, ल्यूसीन, मिथ्योनिन। ये बेसिकली बिल्डिंग यूनिट्स हैं किस चीज़ के? प्रोटीन्स के। ये 20 अमीनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंसेस में मिलते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स की हमने बात की, और प्रोटीन्स बेसिकली जिस तरह हमने बात की लिपिड्स के केस में, स्टेरॉइड की, हार्मोन्स की हमने बात की, तो प्रोटीन्स भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और इट एक्ट्स लाइक केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, हाउएवर प्रोटीन हार्मोन्स टू हैव डिफिकल्टी पासिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन्स आर लिपिड इनसॉल्युबल। ठीक है, और प्रोटीन लिपिड के इनसॉल्युबल नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो इस मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि बेसिकली फास्फोलिपिड्स का बना होता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो स्टेरॉइड्स जो बेसिकली हैं वो लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्योंकि वो उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं और वो सेल के इनसाइड तक जा सकते हैं, सेल के इनसाइड जा सकते हैं। ठीक है, एज सच मेनी प्रोटीन्स हार्मोन्स हैव टू फिट अ सिंगल रिसेप्टर बिफोर दे कैन अफेक्ट द सेल। तो इसलिए यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो रिसीव करता है बेसिकली हार्मोन्स को, और उसकी वजह से फिर एक सिग्नल ट्रांजेक्शन, एक पाथवे जनरेट होता है, जो कि सेल के इनसाइड तक जाता है, और वो सेल को एक्टिवेट करता है, जो जिस पर्पस के लिए जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के हिसाब से, इसकी साइंटिस्ट के हिसाब से इसके मुख्तलिफ जो है वो फेजेस होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फेज है। प्राइमरी फेज में ये होता है कि जो अमीनो एसिड्स बाउंड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, इस प्रोसेस को कहते हैं। ये जो फेज है इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्राइमरी प्रोटीन्स या प्राइमरी फेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये सेकेंडरी फेज है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन्स का, उसमें ये है कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आर बेंट एंड मोल्डेड एज नीडेड, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है स्ट्रक्चर वो है टर्शियरी। सो द एंटायर चेन ऑफ द अमीनो एसिड इज बेंट एंड मोल्डेड एज नीडेड, फॉर्मिंग अ सब यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन्स का। और चौथे नंबर पे है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मल्टीपल कंप्लीटेड सब यूनिट्स आर फिटेड टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट प्रोटीन। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट मल्टीपल कलर्स के जो आपके पास ये अमीनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसके अंदर ये फोल्डेड हुआ है, ये जो चेन है अमीनो एसिड्स का, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें ये और कॉम्प्लेक्स फॉर्म इख्तियार कर लेता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल एक कंप्लीट प्रोटीन है, एक स्ट्रक्चरली कंप्लीट प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स के वो प्रोडक्शन और सिंथेसिस के मुख्तलिफ फेजेस हैं कि इनिशियली प्रोटीन जब बनता है तो उसके अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, एक लॉन्ग चेन बनता है, फिर वो उसके अंदर फोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बीटा शीट्स और उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। उस हिसाब से फिर उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जाते हैं। एंजाइम्स जो है बेसिकली, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, ये इस बायोमॉलिक्यूल के अंदर इंक्लूडेड है, इस प्रोटीन्स के अंदर इंक्लूडेड है एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या है कि एंजाइम्स इज सब्सटेंस दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो बेसिकली हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि बायोलॉजिकली केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। So basically, without itself being altered in the process, the biological processes that occur within all living organisms are chemical reactions and most are regulated by enzymes. Living organisms के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको ये रेगुलेट करते हैं ये एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स के अंदर एक ये बात है कि इनके अंदर खुद कोई चेंजेस नहीं होते, ये खुद उसी तरह से रहता है, उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है,
की जो फंक्शनलिटी है वो भी सेम रहती है, लेकिन ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, सब्सट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। किस तरह करते हैं हम इसको पढ़ेंगे आगे। बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर, मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं, बट सम हैव नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड द कोफैक्टर। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच्ड है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स, लेकिन इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है। अब कोफैक्टर जो है इट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर अगर किसी एंजाइम के साथ अटैच्ड है तो वो कोफैक्टर फिर उसकी फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, उसके बगैर वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और कोफैक्टर इज अ केमिकल कंपाउंड और मेटालिक आयन। कोफैक्टर क्या हो सकता है, ये कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, कोई मेटालिक आयन हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कोफैक्टर जो है ये प्रोटीन पार्ट नहीं है, ठीक है। सो कोफैक्टर कैन बी कंसिडर्ड हेल्पर मॉलिक्यूल्स दैट असिस्ट इन द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोफैक्टर क्या है, एक हेल्पर मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली असिस्ट करता है एंजाइम को इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोफैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो कोफैक्टर्स की हमने बात की कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, या मेटालिक आयन हो सकता है, या कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, तो वो जो कोफैक्टर है उसको फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक इनऑर्गेनिक आयन से, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कोएंजाइम भी कहते हैं। अब अगर हम कोएंजाइम्स को फर्दर पढ़ें तो कोएंजाइम्स फिर फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है, एक कोसब्स्ट्रेट है। Prostate basically which consists of the coenzyme that is tightly or even covalently and permanently bound to the protein. Co-substrate वो क्या होता है कि this is basically they are transiently bound to the protein. Co-substrate may be released from a protein at some point and then rebind later. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा कि एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स के साथ समटाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो है बेसिकली कोई केमिकल कंपाउंड भी है, इसके अलावा कोई मेटालिक आयन भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस स्लाइड के अंदर के जो कोफैक्टर्स होते हैं तो फिर उनको क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। कोई इनऑर्गेनिक आयन है, ठीक है, तो ये भी कोफैक्टर हो सकता है। इसके अलावा कोफैक्टर जो है वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो हम इसको कोएंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। और ये कोएंजाइम जो है इसके फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है प्रोस्टेटिक। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है, वो कोएंजाइम है जो टाइटली और कोवेलेंटली अटैच्ड होता है एंजाइम के साथ, ठीक है, परमानेंटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ। प्रोटीन मींस एंजाइम के साथ, ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। और जो कोर सबस्ट्रेट है तो कोर सबस्ट्रेट सम टाइम अटैच होता है और सम टाइम ये डिटैच हो जाते हैं, सम टाइम ये डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, को सबस्ट्रेट्स, और ये बेसिकली है, ये है कोफैक्टर है बेसिकली, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से हम इसको कोएंजाइम कहते हैं। An active enzyme without the cofactor is called apoenzyme. Apoenzyme क्या है, apoenzyme वो है कि वो एक एंजाइम है लेकिन उसके साथ कोई कोफैक्टर अटैच नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसको apoenzyme कहा जाता है। While the complete enzyme with cofactor is called holoenzyme. लेकिन अगर ये कंप्लीट एंजाइम है, फैक्टर कोफैक्टर भी साथ में अटैच्ड है, तो उस एंजाइम को फिर होलो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप लोग नोट कर लिया करें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज में कि एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, उसको को एंजाइम कहते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है। फिर प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, तो ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम के उसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैचमेंट होती है, फिर उसके बाद इस सबस्ट्रेट को वो एंजाइम कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में। और एंजाइम आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही है, एंजाइम वही है जो स्टार्ट से आप लोग ने यहाँ पे देख, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और सेम इसकी जो फंक्शनलिटी। ये एंजाइम ने एक इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, फिर ये एंजाइम दोबारा से अवेलेबल हो गया और ये दोबारा से सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। तो एंजाइम विद ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसमें एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, एंजाइम हमेशा जो है वो सेम रहता है और वो दोबारा से उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंजाइम, तो बेसिकली एंजाइम करते हैं कि इट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये स्पीड अप करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दे आर पीएच, some catalyze reversible reactions, some requires coenzymes। coenzymes क्या है बेसिकली? coenzymes are the organic molecules that act as a cofactor, ठीक है, हमने डिस्कस किया। दे आर इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स, एंजाइम्स जो है वो कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उनकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह एंजाइम्स की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। न्यूक्लिक एसिड चौथा बायोमोलिक्यूल है। फोर्थ नंबर पे जो बायोमोलिक्यूल है वो है न्यूक्लिक एसिड। So nucleic acids are biomolecules that contains the blueprints for the making proteins। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि बेसिकली ब्लूप्रिंट्स हैं प्रोटीन्स के बनने के लिए। हमने प्रोटीन्स को पढ़ा, प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, वो हमने डिस्कस किए। उन 20 अमाइनो एसिड्स से थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड 20 है लेकिन उससे प्रोटीन्स जो है बहुत ज्यादा बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। किस वजह से बनते हैं? क्योंकि उन अमाइनो एसिड्स की चेंज हो जाती है, उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी जो बाइंडिंग सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। इस वजह से वो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनते हैं। अब वो प्रोटीन्स के अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिए जो ब्लूप्रिंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए इन्फॉर्मेशन है आपके सेल के अंदर, और इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आपके सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए पर जाके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन्स कौन बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स। हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में कि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये जो डीएनए है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जाके अटैच होता है राइबोसोम के साथ, और वो राइबोसोम उसके कोड को रीड करता है और उसके मुताबिक वो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनाता है? कि अमीनो एसिड्स को कंबाइन करता है, उसके साथ अटैच करवाता है और लॉन्ग चेन्स बनाता है, ठीक है। So nucleic acids also transmit genetic information to the next generation। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो बेसिकली क्या होता है? वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है। इट इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। हमारे पास जो ये न्यूक्लिक एसिड है, इनके दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए जो है बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और डीएनए जो है इसका डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, हमने वहां पे भी पढ़ा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमने पढ़ा कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर। तो जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, और जो आरएनए है तो इसके अंदर राइबोस शुगर पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके बेसिस भी चेंज होते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर थायमीन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस वजह से भी इसको हम डीएनए आरएनए क्लासिफाई करते हैं। तो ये तीन बेसिकली यूनिट्स हैं, जो कि तीन बेसिकली पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम आरएनए और डीएनए को डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो ये कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे थायमीन प्रेजेंट होता है। आरएनए के केस में तक एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दूसरा यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर क्या है? राइबोस शुगर है, और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस है ये, हम कहते हैं अभी क्या है नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, ठीक है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है? कि न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। और जो इसका यूनिट है, जो इसका बिल्डिंग यूनिट है, जो इसका मोनोमर है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका पॉलीमर है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? डीएनए या आरएनए के एग्जाम्पल है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के। जो बात की मोनोमर की, बिल्डिंग यूनिट की, डीएनए की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जिस तरह हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स के केस में कि भाई अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के केस में हमारे पास जो मोनोमर्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका एक शुगर होता है, इस राइबोस शुगर इसलिए कहा जाता है कि ये 5 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजनियस बेस है। जो कि नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है? ये वेरी करता है। नाइट्रोसिन है, थायमीन है, एडेनिन है, गुवानिन है, ठीक है, यूरासिल है, तो ये वेरी करते हैं। बाकी ये जो बैकबोन है, ये जो शुगर है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये सब का क्या होता है? सेम होता है। 5 कार्बन शुगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं,
इसके अलावा नाइट्रोजनियस बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं basically the 5 carbon sugar is deoxyribose in the case of DNA, however it is ribose in the case of RNA, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि आरएनए का जो राइबोस जो शुगर होगा उसको राइबोस शुगर कहा जाता है, और जो डीएनए का शुगर होगा उसको क्या कहा जाता है, उसको डीऑक्सिराइबोस कहा जाता है। दिस इज हाउ दीज मॉलिक्यूल्स गॉट देयर नेम। राइबोस और डीऑक्सिराइबोस के बेस पे हम उसको कहते हैं आरएनए और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिकली राइबोस और डीऑक्सिराइबोस के बेस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस पेयर्स, ठीक है। इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये यूनिट्स आप देख सकते हैं, और ये किस तरह से आपस में बाइंडिंग करते हैं, और किस तरह से डबल स्ट्रैंड बनता है, किस तरह से इसका स्ट्रैंड बनता है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी यूनिट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये इस तरफ एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इस तरफ है। तो ये यहाँ पे एक बना हुआ है, एक यहाँ पे चेन बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है क्योंकि डबल स्ट्रैंड। Nucleic acid, as stated earlier, nucleic acids are the blueprints for the proteins. Proteins are made up from these templates. Also, DNA can be passed on from parents to child. This allows some characteristics to be passed down to offspring. These traits are considered hereditary. Or RNA cannot be passed down to the offspring, however. न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बताता है कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज बेसिक ब्लूप्रिंट्स फॉर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जितने आपके बॉडी में बनते हैं उनके लिए ब्लूप्रिंट्स, उनके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स बेसिकली आर मेड अप फ्रॉम दीस प्रोटीन्स, इस टेम्पलेट्स की वजह से बनते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे बनते हैं। डीएनए जो है ये पास होती है, आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो पास होता है, और पैटर्नल मदर से और फादर से जो है वो क्रोमोसोम क्या होते हैं वो पास होते हैं नेक्स्ट। क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और वो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं वो बेसिकली किसके थ्रू हो रहे हैं, वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन एक चीज आप लोग नोट कर ले कि हमेशा जो ट्रांसफर होती है वो डीएनए ट्रांसफर होती है, आरएनए ट्रांसफर होती है। जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर होते हैं। डीएनए और आरएनए एसिड है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए है, डीएनए और प्रोटीन से बने, हमने पढ़ा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने न्यूक्लिक एसिड के हवाले से पढ़ा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के हवाले से, ठीक है। और अभी आप लोग क्विज स्टार्ट होगा, तो कोई क्वेश्चन है तो